वैज्ञानिक धरती से बहुत दूर अपनी तकनीकी के माध्यम से जीवन वाला ग्रह की खोज कर रहे हैं, लेकिन क्या यह एलियंस की खोज कर पाएंगे या पृथ्वी से दूर और कहीं जीवन है इसका खोज कर पाएंगे? आइए हम इस सवालों के जवाब ढूंढते हैं और आगे इस वीडियो में देखेंगे। एक माइकेली हिंस एक लेखिका हैं और साइंस में दिलचस्पी रखती हैं और उसके बारे में लिखती हैं। उनका कहना है कि 2000 साल पहले, जब ना ही अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा लोगों को ज्ञान था और ना ही अंतरिक्ष यान की कल्पना की गई थी, उस समय यूनानी लेखक ने अपनी किताब में पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया था, जिसका नाम लुसेंस था। उन्होंने अपनी किताब में कुछ यात्रियों की कहानी लिखते हैं जो एक बवंडर में फंसकर चांद पर पहुंच जाते हैं। इसमें उन लोगों को पहुंचने में लगभग 7 दिन लगे थे, जो कि अब अंतरिक्ष यान से लगभग इसका आधा समय लगता है। वहाँ चांद के राजा और सूर्य के बीच युद्ध चल रहा था। उनके अजीबोगरीब दिखने वाली सेनाएं भी थी। उसने अपनी किताब में पंख वाले घोड़े और गिद्धों का जिक्र किया है। उन्होंने अजीबोगरीब लोगों के बारे में जिक्र किया है जिन्हें हम एलियंस कहना गलत नहीं होगा। उनके कुछ ही दिन बाद जापान में एक साइंटिफिक कहानी का जिक्र उसने किया, जिसमें एक बम्बू काटने वाले व्यक्ति के बारे में जिक्र किया था। उसे एक रोशनी दिखी, जिस पास में जाने पर देखा कि वहाँ एक लड़की मिली जो अपने आप को चांद का बता रही थी। ऐसा क्यों है? जहाँ एलियंस का जिक्र है वहाँ चांद का जिक्र भी है। यह बात सही है कि लंबे समय तक चांद का ही जिक्र हुआ है, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि धरती से चांद साफ दिखता है और मंगल, शुक्र, बुध आदि ग्रह नहीं दिखते हैं। कुछ दशक पहले एक वैज्ञानिक ने अपने टेलीस्कोप से मंगल ग्रह को देखा और विस्तार से लिखा। मंगल पर नालियों जैसी आकृति दिखी, जिसको उन्होंने कनाली कहा है। जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि मंगल पर रहने वाले लोग वहाँ पर नाले और नहर की खोदे हैं, जैसे कि धरती पे खोदा जाता है। कुछ साल बाद पोलैंड के एक पादरी ने अपने बुक में लिखा कि जिसमें वह मंगल पर रहने वाले 9 फीट लंबे लोगों का जिक्र किया था। वही इनकी कल्पना ही होगी या कुछ भी है, लेकिन उन्होंने लिखा था कि वहाँ पर 9 फीट लंबे व्यक्ति हैं। पहली बार उसने उन लोगों को मॉरिशस शब्द का प्रयोग किया। यह पहली बार था जब मॉरिशस शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि वो मंगल के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें मॉरिशस कहा गया था। फिर इस पर एक फिल्म जैसा नाटक रेडियो पर प्रसारण हुआ, जिसमें यह बताया गया था कि मंगल के लोगों ने पृथ्वी पर हमला किया है। इस नाटक को देखकर लोगों को लगने लगा कि हो सकता है कि सच में एलियंस हों। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि विश्व युद्ध में प्रयोग होने वाली एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल में सिग्नल भेजने के लिए रेडियो तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता था या किया जा सकता है। हो सकता है कि एलियंस भी ऐसा कर रहे हों। उनके अस्तित्व को खोजने के लिए हमें बस उनके सिग्नल को पकड़ना होगा। एक विदेशी खगोलीय वैज्ञानिक हैं जो बीते 4 दशकों से इसी सिग्नल को पकड़ने में लगे हैं और एलियंस के ऐसे ही सिग्नल सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वैज्ञानिक का नाम है सेथ शोस्टैक, जो एक खगोलीय वैज्ञानिक के साथ साथ अंतरिक्ष के इंटेलिजेंस सेक्टी भी हैं। अमेरिका ने इस कंपनी की मदद की और ये अपने काम में आगे बढ़ने लगी। उनके पास प्रॉब्लम थे कि अंतरिक्ष से आने वाली हजारों की संख्या में फ्रीक्वेंसी होती हैं। अब उसमें से एलियंस की कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये ढूंढना मुश्किल था। अब उन्होंने ऐसा रिसीवर बनाया जो सारे चैनल को एक साथ सुन सकता था। उन्होंने एक समय डाटा को चेक कर रहे थे तो उन्हें एक तीव्र फ्रीक्वेंसी मिली, जिसको सुनकर उन्होंने वाह किया। उनकी बातों से लग रहा था कि हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसमें उसे लग रहा हो कि ये एलियंस की आवाज़ है, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि वह क्या था। वह एलियंस की आवाज़ थी या धरती पर ही किसी जीव जंतु की आवाज़ थी। या तो वो एलियंस थे या पृथ्वी पर ही किसी की आवाज़ थी। फिर सरकारों को लगा कि इस पर पैसा खर्च करना बेकार है और सेटी इंस्टीट्यूट को मिल रहा फंड अब बंद हो गया। लेकिन अभी एलियंस की खोज बंद नहीं हुई थी। फिर कुछ सालों बाद एक केपलर अंतरिक्ष में भेजा गया
था अंतरिक्ष पर नज़र रख सके या रखना। उसका काम था कि रोशनी बदल रही है या नहीं है। रोशनी बदलने का मतलब ये था कि अंतरिक्ष में आ रही रोशनी अगर बदल रही है तो हमारे और उसके बीच में कुछ गुजर रहा है। उसका मतलब ये था कि अगर बीच में कुछ गुजरेगा तो हमारे यहाँ रोशनी सही से पहुँच नहीं पाएगी और हमें पता चल जाएगा कि बीच से कुछ ऐसा चीज़ गुजर रहा है जो जिसकी हम खोज कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। उसने 9 साल में सौरमंडल के बाहर लगभग 2600 ग्रह ढूंढे, लेकिन इनमें से किस पे जीवन संभव हो सकता है यह अभी पता नहीं लगाया जा सकता था और ना ही अभी तक पता चल पाया है। जिस प्रकार से पृथ्वी बनी, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर पीछे देख भी सकते हैं, तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे आकाशगंगा में ऐसे 30 करोड़ ग्रह होने की संभावना है जिसमें से कुछ पर जीवन संभव है। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जीवन सिर्फ धरती पर ही है। अगर ऐसा कोई ग्रह हो तो वहाँ एलियंस भी होंगे। एलियंस मतलब दूसरे ग्रह के लोग। लेकिन वैज्ञानिक को यह भी नहीं पता है कि अगर एलियंस मिल भी जाएं तो हमसे मिलकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ऐसा भी हो सकता है जैसे हम उन्हें ढूंढ रहे हैं वो हमें भी ढूंढ रहे हैं, या उसे दो तरह ढूंढते हुए पृथ्वी पे आ जाएं तो हम क्या करेंगे, कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे उनसे सामना करेंगे। अगर गंभीर यही चीज़ तो गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो क्या सच में एलियंस हैं। हम फिर वापस इसी सवाल पे आते हैं, क्या सच में एलियंस हैं या नहीं हैं। तो दशकों की खोज के बाद भी ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ है जिसे हम देख कर कह सकते हैं कि सच में एलियंस हैं या नहीं हैं। ऐसा संभव है कि इस आकाशगंगा में हमारे पृथ्वी के अलावा ऐसा भी ग्रह हो सकता है जहाँ पर जीवन हो। अगर वहाँ पर जीवन है तो वहाँ पर एलियंस भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम एलियंस की खोज पाने में सक्षम हो सकते हैं या ना भी हो सकते हैं, या हम उन्हें खोज लें या वह ही हमें खोज लें।